हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है IFRS 15 पार्ट 2 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इसमें हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वारंटीज। वारंटी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिवेन्यू विल नॉट recognize until the performance obligation is satisfied, which will be when the warranty period taken place. The transaction price should be allocated to the performance obligation in accordance with their standalone selling price. इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर आप थ्योरी वापस से पढ़ेंगे। Company Z sells a machine to a customer for 1,96,000, which is a standalone selling price of the machine. 6-month extended warranty is also provided additional to the customer. Such warranties are normally charged at $4,000. टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? 1,96,000। इतना ही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है मशीन का। मतलब अगर मशीन सिर्फ मशीन भी सेल करें तो इतने की ही सेल होती है, ठीक है। बट इसमें जो आपका $4,000 की आपकी एक वारंटी आप दे रहे हो 6 मंथ की, जो अगर आप सेपरेटली सेल करें तो आपकी $4,000 की है। इट मीन्स ये इसमें इंक्लूडेड है। तो अपने पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मशीन का भी है, वारंटी का भी है, ठीक है। अब हम इस ट्रांजैक्शन प्राइस को, टोटल ट्रांजैक्शन को इसके बाइफरकेट कर देंगे टोटल प्रोपोर्शन में ऑफ द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कैसे? मशीन कितने की है? 1,96,000 और एडिशनल वारंटी कितनी है? 4,000। टोटल कितने हुए? 2 लाख। अब 1,96,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितने परसेंटेज बनते हैं? 98%। एंड 4,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना परसेंटेज बना? 2%। मतलब इस टोटल ट्रांजैक्शन में 2% आपकी वारंटी है और 98% आपकी मशीन की वैल्यू है। तो हम इसको 98% 1,96,000 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1,92,080 और 2% कितना हो जाएगा? 3,920। अब ये 1,92,080 तो कंपनी Z उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेगी जैसे ही उसको ये अमाउंट रिसीव होगी, या रिसीवेबल में भी रिकॉग्नाइज कर सकती है जैसे कंट्रोल पास होगा कस्टमर को। और वो ज्यादातर कब होता है? जब हम उस एसेट का डिलीवरी हो जाती है टू द कस्टमर, ठीक है। तो रिवेन्यू ऑफ 1,92,080 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन कंट्रोल ऑफ द मशीन इज ट्रांसफर टू द कस्टमर विच इज लाइकली टू बी ऑन डिलीवरी। बट ये जो 3,920 है ये 6 मंथ टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। तो जब ये 6 मंथ टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तब हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी जेड ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया वारंटी का, ठीक है। तो फिर ये $3,920 ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब वो रिकॉग्नाइज, जब वो पीरियड टेकन प्लेस हैज टेकन प्लेस, जब वो पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 6 मंथ जब वो फिनिश हो जाएगा तब रिकॉग्नाइज होगा। रिवेन्यू एलोकेटेड टू द एडिशनल वारंटी of 3,920 will be recognized when the warranty period has taken place. इसीलिए हमने इसको सेपरेट करा था, क्योंकि वारंटी वाला जो आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। अब वापस से थ्योरी पढ़ते हैं। The transaction price should be allocated to the performance obligation in accordance with their standalone selling price. ठीक है। अब वारंटी दो टाइप की होती है, एक स्टैंडर्ड वारंटी और एडिशनल वारंटी। स्टैंडर्ड वारंटी वो होती है जिसका कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। इसको हम IS 37 चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट। बट ये जो एडिशनल वारंटी है उसकी एक स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस होता है, वो एक एडिशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। It is additional performance to the entity after the standard warranty expires, hence recognized as a separate performance obligation and has a separate standalone selling price. It is recognized when the warranty period has taken place. Principal versus agent. अब कभी कभार हमारे पास एक ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जिसमें हमें ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। इसके लिए रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अमेजोन से आप कुछ भी परचेज करते हैं तो अमेजोन इज अ मीडियम जिससे आप परचेज करते हैं। जो बायर है वो आपको सप्लाई करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमेजोन का सिर्फ क्या वर्क होता है, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है? आपको
जो भी वो गुड्स है वो सप्लाई करना और जो पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना। तो यहाँ पर वो क्या है, एक एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री है उसका रिस्क उसके पास नहीं है। जो इन्वेंट्री का जो भी आप खरीद रहे हो उसका प्राइस को सेट करना, उसको डिसाइड करना कि किस प्राइस पे सेल होगा, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है। वो किसके पास है? सप्लायर के पास। वो है आपका प्रिंसिपल। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गुड कार्ड कंपनी, यहाँ पे अमेजोन की जगह मैंने क्या लिया, गुड कार्ड कंपनी ऑपरेट्स अ वेबसाइट। एक वेबसाइट है दैट enables कस्टमर टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ सप्लायर। द सप्लायर सेट द प्राइस। प्राइस कौन सेट करता है? सप्लायर। दैट इज टू बी चार्ज एंड डिलीवर डायरेक्टली टू द कस्टमर। Good card facilitate payments by the customer and the entity is entitled to commission of 4% of the sale price. Good card company has no further obligation to the customer after arranging for the product to be supplied to the customer. Is good card a principal or an agent? वो पूछ रहे good card principal है या agent है? तो सबसे पहला पॉइंट, द सप्लायर इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग अ कस्टमर ऑर्डर रेदर देन गुड कार्ड। सप्लायर की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने की, गुड कार्ड कंपनी की नहीं है। गुड कार्ड कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंटरी रिस्क एट एनी टाइम। गुड कार्ड डज नॉट एस्टैब्लिश प्राइजेस। So here we can conclude that good card is acting as an agent and should recognize revenue equal to the amount received as commission. वो सिर्फ क्या revenue recognize करेगा? जो उसे commission में मिलेगा, that is 4% of sale price. तो अब क्या इंडिकेटर्स हो गए हमारे पास प्रिंसिपल के? इंडिकेटर दैट एन एंटिटी इज अ प्रिंसिपल, उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? द एंटिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। द एंटिटी हैज इन्वेंट्री रिस्क बिफोर कंट्रोल ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द customer. The entity has discretion in establishing the prices for the specified goods and services. जो एंटिटी है उसी के पास प्राइस एस्टैब्लिश करने का अथॉरिटी है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस के एग्जाम में। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट तीन तरह के होते हैं। एक में एंटिटी ने जो सेल करा है उसे वो रीपर्चेज करेगा कस्टमर से, ऐसा उसका ऑब्लिगेशन होता है, उसको करना ही होता है। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है ना करने की, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है उसके पास चॉइस है, जो कॉल ऑप्शन, उसके पास चॉइस है कि वो रीपर्चेज करे या ना करे, ठीक है। और तो थर्ड एंटिटी को परचेज करे एसेट, इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। इसके लिए पहले एग्जांपल से देखते हैं तब आपको। तो पहले हम कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल करते हैं। जेड कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर बी कंपनी फॉर द सेल ऑफ अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2007 फॉर 1 million. The contract includes the call option that gives Z company the right to repurchase the machine on or before 31st December 2007. तो क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2007 को जेड कंपनी ने बी कंपनी को 1 million में कुछ मशीन सेल करी, विद द ऑप्शन कि वो 1 जनवरी 2007 से ऑप्शन, उसके पास चॉइस है कितने पीरियड से कितने पीरियड तक, 1 जनवरी के बाद वो लैप्स हो जाएगा, बस इस टाइम पीरियड तक के लिए उसके पास कॉल ऑप्शन है। अब इसमें एक और चीज देखने वाली है कि उसने सेल करा था 1 million का, बट अगर वो रीपरचेज करेगा तो 1.1 million, मतलब 0.1 million उसने ज्यादा देना होगा उसको, 0.1 ज्यादा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। आप एक तरह से किसी को सेल कर रहे हो और जब उससे आप रीपरचेज कर रहे हो तो आप ज्यादा पैसे देके कर रहे हो, इसका मतलब आपने उतने टाइम पीरियड का उसको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा? बी कंपनी डज नॉट रिसीव, पहली बात तो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक बी कंपनी के पास कोई कंट्रोल ही नहीं गया, बिकॉज इस टाइम पीरियड में जेड कंपनी कभी भी उससे रीपरचेज कर सकती है। तो हम कहेंगे बी कंपनी डज नॉट रिसीव कंट्रोल ऑफ एसेट फ्रॉम 1 जनवरी 2007 टू 31st December 2007 एज जेड कंपनी कैन रीपरचेज द मशीन एट एनी टाइम। तो क्या करेगा जेड कंपनी, एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मशीन को अपने पास बुक्स में मशीन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी कंट्रोल पास नहीं हुआ बी कंपनी के पास।
Since the control has not been passed, that company will continue to recognize the asset in its books from period 1st January to 31st December. Here repurchase price is 1.1 is more than original selling price. So this is a financing arrangement. Therefore, the Z company will recognize the cash received as a financial liability. Financial liability क्यों उसको 1 million मिला है, क्यों करेगा? बिकॉज अगर वो उसको रीपरचेज करता है तो वो उसको दोबारा से पे कर देगा ना उसको, बी कंपनी को। तो और वैसे भी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है 1 million का, बिकॉज अभी एसेट को उसने रिकॉग्नाइज नहीं करा बुक्स में, बिकॉज उसके पास कॉल ऑप्शन है अभी रीपरचेज का। तो इस टाइम पीरियड के लिए वो उसको 1 million जो से रिसीव हुआ है उसको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है कि वो उसको हो सकता है वो उसे वापस दे। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई। मगर ये जो डिफरेंस है रीपरचेज प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में, इसको एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेगा अपनी बुक्स में। अगर वो 31 दिसंबर 2007 तक रीपरचेज ऑप्शन को यूज नहीं करता तो वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। द ऑप्शन लैप्सेस अनएक्सरसाइज। और अब क्या है, बी कंपनी नाउ ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ एसेट। अब बी कंपनी के पास एसेट का कंट्रोल चला जाएगा। जेड कंपनी विल नाउ डी रिकॉग्नाइज द एसेट एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 1.1। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट से गलती होती है कि रेवेन्यू 1.1 मिलियन क्यों करेगा, 1 मिलियन जो उसने फाइनेंशियल लायबिलिटी शो कर दी थी उसका कर देगा ना, दिखाया था उसका इफेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो और जब आपका पुट ऑप्शन ये पता चले कि मार्केट के लिए बोलेगा प्राइस क्या है 7, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी की सेल हुई थी जिसमें कि $9 लाख आपका, और the same question as above includes instead a put option that obliges Z company to repurchase the machine at B request। अगर B उसको रिक्वेस्ट करता है तो उसे रीपरचेज करना होगा 9 लाख। ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर। अब इस बीच मार्केट वैल्यू एट विच टाइम द मार्केट वैल्यू ऑफ सेम मशीन कितनी चली गई, मशीन की वैल्यू 7,50,000 है मार्केट में। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मार्केट में उसको सेल करता है तो सेल प्राइस क्या है 7,50,000, बट जो कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑप्शन को यूज करेगा that exceed the market price of 7,50,000, so the B company has a significant economic incentive to exercise the put option। और ओरिजिनल प्राइस वो क्या था 1 मिलियन, प्राइस इज लेस देन फॉर एज देन ऑपरेट है 9 लाख, और आपका ओरिजिनल जो कि प्राइस कम है तो हम उसको एज एन IFRS 16 लीज कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेटिंग लीज 1 लाख आपका जो डिफरेंस है एज एन ऑपरेटिंग लीज शो करेंगे।
तो अगर कम हो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से रीपरचेज प्राइस तो हम उसे आईएफआरएस 16 में एज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, और अगर ज्यादा हो तो हम उसे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड अ कॉल ऑप्शन द कस्टमर डज नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एसेट इवन इफ द कस्टमर हैज द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। कस्टमर के पास गुड्स चले गए थे दोनों केस में, फॉरवर्ड में भी और कॉल ऑप्शन में भी, बट हमने ये मान के चले थे कि कंट्रोल पास नहीं हुआ। ठीक है, in case of forward and a call option contract, the entity can account for the contract in two scenarios. दो सिनेरियोज है, या तो रीपरचेज प्राइस कम होगा ओरिजिनल प्राइस से, या रीपरचेज प्राइस ओरिजिनल प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। इफ द रीपरचेज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, then the contract is accounted as a lease contract in accordance with IFRS 16. Equal or above the selling price, then this is a finance arrangement, both the asset and the corresponding liability. In case of put option, it must consider whether or not the customer will exercise the option. Customer कब option exercise करेगा? जब market price कम होगी repurchase price से। देख लो, significant economic incentive हो उसका, significant economic incentive to exercise the put option if the repurchase price exceeds the market value at the repurchase date. तभी तो वो बोलेगा ना कस्टमर उसको, सेलर को, कि आप इसको रीपरचेज कर लो। That the control does not pass to the customer since it will exercise put option. ना अब इसमें भी वही दो सिनेरियोज हैं कि अगर रीपरचेज प्राइस लेस तो हम उसे एग्रीमेंट को कैसे करेंगे? लीज इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस 16। और अगर रीपरचेज प्राइस ज्यादा होगा तो हम उसे कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। अब अपने पास एक और तरह का कॉन्ट्रैक्ट आता है अंडर आईएफआरएस असाइनमेंट अरेंजमेंट। कस्टमर डीलर डज नॉट टाइम एट दैट पॉइंट नो revenue is required upon delivery. Indicator of consignment arrangement. The product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the product is sold on or a specified period expires. The entity can require the return of the product or transfer it to another party. The customer dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product. इसके लिए भी एक बार एग्जाम्पल करते हैं, तब थ्योरी। रिटेलर है ज्वेलरी का, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द आइटम, जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट ज्यादातर जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो एक दूसरी कंपनी है, डेको डायमंड कंपनी, उसके थ्रू बना हुआ सारा स्टॉक उसके पास है ज्यादातर, ठीक है। बट उसने उसके लिए कुछ भी उसे पे नहीं करा है, और जैसे जैसे सेल होगा वो उसे वैसे वैसे पे कर देगा, जिसके लिए उसने कुछ सिक्योरिटी भी दी हुई है, बट पूरे स्टॉक के लिए उसने पे नहीं करा हुआ है, एक पार्ट ऑफ अमाउंट दी हुई है एज अ सिक्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने कुछ पे नहीं करा फर्दर। और एक और चीज है इसमें कि अभी आफ्टर 9 मंथ जो भी उसने स्टॉक डेको कंपनी का स्टॉक पे रखा हुआ है, उसको वो भी अनसोल्ड रह जाएगा, उसको वो 9 मंथ बाद ज्वेलरी वापस कर देगा। इसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो भी किसके कंट्रोल में? डेको डायमंड कंपनी के। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज द सेलिंग प्राइस, उसका जो प्राइस है वो भी डेको डायमंड कंपनी के पास चेंज कर सकता है सेलिंग प्राइस, सिर्फ जेमस्टोन कंपनी के पास रखी प्राइस
पीरियड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ तक जो भी ज्वेलरी बिकेगी नहीं वो उसको डेको डायमंड कंपनी को वापस टू द ज्वेलरी पासिस फ्रॉम डेको कंपनी टू द कस्टमर। अच्छा, अब यहाँ इस सेल हुई तब जो लीगल टाइटल है ज्वेलरी का वो डॉको कंपनी से कस्टमर को पास हुई या पहले डॉको कंपनी को पास होता है डायरेक्ट, मतलब जेमस्टोन। ठीक है, से इन्वेंट्री फाइनली जेमस्टोन कंपनी से पास होता है तो इन दैट दो सिनेरियोस याद रखना। कस्टमर को पास कंपनी डॉको कंपनी इन ऑर्डर टू होल्ड, अब कुछ तो अमाउंट वो एज अ डिपॉजिट इज डिडक्ट पेबल टू डॉको कंपनी। अब जो लीगल टाइटल है वो तो पास हुआ नहीं इन्वेंटर जेमस्टोन कंपनी को, तो जैसे जैसे वो सेल करेगा वैसे वैसे डॉको कंपनी उसको उसका जो पार्ट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करी हुई है उसको कस्टमर। जेमस्टोन कंपनी इंक्लूड द आइटम, इसको दिखाएगा अपनी बुक्स में। डेको कंपनी रिटेन व्हेन दे आर विद द जेमस्टोन कंपनी, जब जेमस्टोन कंपनी के पास आइटम्स है ज्वेलरी के तो लीगल टाइटल कौन रिटेन कर रहा है? डेको कंपनी। एंड व्हेन दे आर सोल्ड टू द लिटिल टू द टाइटल पासिस स्ट्रेट टू द कस्टमर फ्रॉम डेको, जब सेल हो रही है तो जो टाइटल है ज्वेलरी का वो डायरेक्टली किसे पास हो रहा है? डेको कंपनी से कस्टमर को। दिस दिस मीन्स दैट जेमस्टोन कंपनी नेवर हैव लीगल टाइटल ऑफ द ज्वेलरी। इसका मतलब जेमस्टोन कंपनी के पास कभी लीगल टाइटल ज्वेलरी का थ्रू आउट कभी पास ही नहीं हुआ। Deco company retains the ability to change the selling price of the jewelry and is also exposed to risk of item not sold, as unsold item must be returned after 9 months. Thus, we can say the risk and reward of the ownership of the jewelry lie with the Deco company and not with the gemstone company. जो risk and reward है ज्वेलरी की ओनरशिप का वो सब डेको कंपनी का है। डेको कंपनी डिसाइड कर रही है कि प्राइस से सेलिंग प्राइस को, और जो रिस्क है आइटम का सोल्ड अनसोल्ड आइटम का वो भी किसका है? डेको कंपनी का। जेमस्टोन कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन, उसका कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है टू पे द ज्वेलरी। The arrangement therefore appears to be consignment arrangement and the control of the jewelry remains with the deco company. As such, the jewelry should not be included in the inventory's balance of the gemstone. अब थ्योरी रीड करते हैं। दो सिनेरियोज हैं। अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर कंसाइनमेंट अरेंजमेंट व्हेन द कंट्रोल has been transferred to the dealer and when the control of inventory has not been transferred to the dealer। अभी हमने जो एग्जांपल करा उसमें इन्वेंट्री डीलर को ट्रांसफर नहीं हुई थी, ऐसे में हम बुक्स में क्या करेंगे? द इन्वेंट्री शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डीलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एनी डिपॉजिट शुड बी इंक्लूडेड अंडर अदर रिसीवेबल। जो जो आपका जो डीलर है वो अपनी बुक्स में रिसीवेबल में शो करेगा जो भी अमाउंट उसको सेलर से लेनी होगी। बट यहाँ पर डिफरेंट है। अब इन्वेंट्री वो क्या है? अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहा है। द इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज इन डीलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टुगेदर विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी टू द मैन्युफैक्चर।
लाइबिलिटी क्यों रिकॉग्नाइज करेगा? अब उसने बुक्स में इन्वेंट्री को एज एन एसेट शो कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट उसको मैन्युफैक्चरर को पे भी तो करनी होगी ना, आपने इन्वेंट्री ले ली उससे अपनी बुक्स में, तो आपको उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी। एनी डिपॉजिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। अब जो भी आपने डिपॉजिट कर रखा है, वहां पर दे रखा है मैन्युफैक्चरर को, उतनी अमाउंट लाइबिलिटी से डिडक्ट कर देना। एंड एनी अगर कुछ एक्सेस पे कर रखा है तो अगर कुछ एक्सेस पे करा हुआ है तो हम उसको एज अ ट्रेड पेबल दिखाएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। Under a bill and hold arrangement, goods are sold but remain in the possession of the seller for a specified period, perhaps because the customer lacks storage facility. अब इसमें क्या होता है कि जो गुड्स है वो सोल्ड हो चुके हैं, कंट्रोल पास हो चुका है कस्टमर पे, बट जो इन्वेंट्री है वो अभी भी सेलर के पास है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कस्टमर ने उसको रिक्वेस्ट करा है कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको अपने पास ही रखे एज ए स्टोरेज। मे बी बिकॉज उसके पास इतनी जगह नहीं है आगे उसे स्टोर करने के लिए। इसके लिए भी हम एग्जांपल देखते हैं पहले, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जेड कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर ऑन 1st January 2008 फॉर सेल ऑफ अ मशीन एंड स्पेयर पार्ट। It takes 2 years to manufacture these, and on 31st December 2009, the customer pays for both the machine and the spare part, but only take possession of the machine. 31st दिसंबर को कस्टमर ने पे कर दिया मशीन और स्पेयर पार्ट्स दोनों के लिए जेड कंपनी को, बट उसने पोजेशन सिर्फ मशीन की ली और रिक्वेस्ट करा कि स्पेयर पार्ट्स को अपने पास ही रखो कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ था 1st जनवरी को, बट जो एक्चुअल में उस क्योंकि तब वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे मशीन एंड स्पेयर पार्ट, तो 2 साल बाद जब वो मैन्युफैक्चर हो गए 31st December 2009 को, तब हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो कस्टमर के पास ट्रांसफर हो गया, दोनों का, मशीन का भी स्पेयर पार्ट का भी। बट स्टिल एट कस्टमर रिक्वेस्ट जो जेड कंपनी है उसके पास उसका सिर्फ स्टोरेज की अथॉरिटी है। ठीक है, वो उसको फर्दर सेल नहीं कर सकता जेड कंपनी, बिकॉज अब क्या है, कंट्रोल पास हो चुका है कस्टमर। The machine and the spare parts are both performance obligation and are satisfied on 31st December 2009 as before they were not manufactured. In case of the spare part, the customer has paid for them, has legal title to them, requested the Z company for storage and can remove from, वो कभी भी उससे वापस भी तो ले सकता है ना, तो कंट्रोल तो पास हो ही गया ना कस्टमर के पास, तो सिर्फ कस्टोडियल सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से जेड कंपनी। द कस्टोडियल सर्विस इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पर ये भी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही होगी, जेड उसको एक एक्स्ट्रा सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका सामान को स्टोर करना। ठीक है, that is satisfied over time, so the revenue will be recognized over the period during the spare parts are stored। सिर्फ स्टोरेज का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, स्टोरेज पार्ट का, क्योंकि जो कस्टमर है वो कुछ अमाउंट उसको पे कर रहा है यहाँ पर जेड कंपनी को फॉर स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सिर्फ इसका रिवेन्यू कंपनी रिकॉग्नाइज अरेंजमेंट। Under a bill and hold arrangement, goods are sold but remain in the possession of the seller for a specific period, lacks storage facilities. In such arrangement, we need to determine the control of the product. In case where the control has been passed to the customer, but the entity would be providing custodial service. Indication can the entity cannot have the ability to use जो कस्टमर को वो बेच चुका है, अब उसको वापस किसी और को नहीं प्रोडक्ट ट्रांसफर कर सकता। द प्रोडक्ट मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर। अब इस एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट भले ही 1st जनवरी को हुआ था, बट हमने कब उसको माना कि ट्रांसफर हो गया कंट्रोल 31st को, जब वो रेडी है, मैन्युफैक्चर्ड है पूरा। ठीक है, द प्रोडक्ट मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर। The reason for bill and hold must be substantive, that is requested by
separately identified as the belonging to the customer. अब है आपके पास सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, आपने सेल कर दिया बट जो कस्टमर है उसके पास सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक राइट है कि वो उसे रिटर्न कर सकता है। जैसे हम अमेजोन से कुछ मंगाते हैं तो हमारे पास आई थिंक 15 कुछ डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें हम वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके इस ऐसे केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अकाउंटिंग होगी। अब इस बीच हम रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। Where goods are sold with the right of return, an entity should not recognize revenue for goods that it expects to be returned. रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, क्योंकि अभी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो वापस आ जाएगा। इट कैन कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिटर्न यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अब कुछ एस्टिमेट लगाएंगे हम, जो सेलर है वो कुछ एस्टिमेट लगाएगा कि इतना परसेंट उसको वापस आ सकता है। जो भी पास्ट ट्रेंड है, कितना उसको कुछ तो आइडिया होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल के वापस आने के चांसेस हैं, तो वो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है। दिस विल बी शोन एज अ रिफंड लाइबिलिटी एंड a डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम सेल। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। On 20th September 2005, Kolia sold 100 identical items to the customer for $2,000 each. The item cost Kolia 1600. इसमें क्या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड $1600, बेचा कितने का $2000 each to manufacture. The term of sales are such that the customer has the right to return the term of sale is that कि 3 months तक वापस आ सकता है। After that the customer can no longer return the goods. Collier estimate that 3 month period कंपनी ने कि 4% तक का प्रोडक्ट उसको वापस आ सकता है। उस हिसाब से उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा। कैसे करा देखो आप, 100 का 4% कितना हुआ, 96। 2000 वन पर यूनिट का रेट था जो उसने सेल करा, 96 इंटू $2000 टोटल रिवेन्यू रिकॉग्नाइज element in the contract recognized will be 1,00,000। ठीक है, रिसीवेबल कितना शो करेगा, पूरा, क्योंकि उसको अमाउंट रिसीव 2 लाख माइनस 1,92,000, 1 है रिफंड लाइबिलिटी शोन अंडर अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हो सकता है ना कि 4%, ये जो अमाउंट है आपका $8,000, ये एक्चुअली देखा जाए तो 4% की रीसेल, जो सेल की वैल्यू है 4% की है। ठीक है, अब ये आपको वापस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 4% सेल जो है वापस रिटर्न हो सकती है। तो इसको आप एक लाइबिलिटी की तरह शो करोगे। और करंट लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि 3 मंथ में आपकी या टोटल अमाउंट वापस देनी होगी आपको कस्टमर को। ठीक है, $1,60,000 4% वापस भी आ सकते हैं, तो जो वो 4% will be shown as a cost of goods sold, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 96 यूनिट्स आपके सेल हो ही जाएंगे, 4% वापस आ सकते हैं, तो आप सिर्फ 96 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉग्नाइज करोगे, जो 4% है, दैट इज टोटल, और 1
1,53,600 का जो डिफरेंस है दैट इज $6,400। ये वो 4% ऑफ गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, अभी इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए मान के नहीं चल रहे बिकॉज आपको लगता है कि वो वापस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अमाउंट आपको वो आपके पास वापस आ जाएंगे गुड्स, ये आपका एक एस्टिमेट है। तो उसे हम कैसे शो करेंगे? विल बी शोन एज अ राइट ऑफ रिटर्न एसेट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट अंडर करंट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास फिनिश होती है। होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। और अगर आपको इसके आगे नोटिफिकेशंस चाहिए जिसमें हम की पास्ट लाइब्रेरी क्वेश्चंस करेंगे IFRS 15 के, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है IFRS 15 पार्ट 2 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इसमें हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वारंटीज। वारंटी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड revenue will not recognize until the performance obligation is satisfied, which will be when the warranty period taken place. The transaction price should be allocated to the performance obligation in accordance with their standalone selling price. इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर आप थ्योरी वापस से पढ़ेंगे। Company Z sells a machine to a customer for 1,96,000, which is a standalone selling price of the machine. 6-month extended warranty is also provided additional to the customer. Such warranties are normally charged at $4,000. टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? 1,96,000। इतना ही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है मशीन का। मतलब अगर मशीन सिर्फ मशीन भी सेल करें तो इतने की ही सेल होती है। ठीक है, बट इसमें जो आपका $4,000 की आपकी एक वारंटी आप दे रहे हो 6 मंथ की, जो अगर आप सेपरेटली सेल करें तो आपकी $4,000 की है। इट मीन्स ये इसमें इंक्लूडेड है। तो अपने पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मशीन का भी है, वारंटी का भी है। ठीक है, अब हम इस ट्रांजैक्शन प्राइस को, टोटल ट्रांजैक्शन को इसके बाइफरकेट कर देंगे टोटल प्रोपोर्शन में ऑफ द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कैसे? मशीन कितने की है? 1,96,000 और एडिशनल वारंटी कितनी है? 4,000। टोटल कितने हुए? 2 लाख। अब 1,96,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितने परसेंटेज बनते हैं? 98%। एंड 4,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना परसेंटेज बना? 2%। मतलब इस टोटल ट्रांजैक्शन में 2% आपकी वारंटी है और 98% आपकी मशीन की वैल्यू है। तो हम इसको 98% 1,96,000 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1,92,080 और 2% कितना हो जाएगा? 3,920। अब ये 1,92,080 तो कंपनी जेड उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेगी जैसे ही उसको ये अमाउंट रिसीव होगी, या रिसेवेबल में भी रिकॉग्नाइज कर सकती है जैसे कंट्रोल पास होगा कस्टमर को। और वो ज्यादातर कब होता है? जब हम उस एसेट का डिलीवरी हो जाती है टू द कस्टमर। ठीक है, तो रिवेन्यू ऑफ 1,92,080 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन कंट्रोल ऑफ द मशीन इज ट्रांसफर टू द कस्टमर विच इज लाइकली टू बी ऑन डिलीवरी। बट ये जो 3,920 है ये 6 मंथ टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, तो जब ये 6 मंथ टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तब हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी जेड ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया वारंटी का। ठीक है, तो फिर ये $3,920 ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब वो रिकॉग्नाइज, जब वो पीरियड टेकन प्लेस हैज टेकन प्लेस, जब वो पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 6 मंथ जब वो फिनिश हो जाएगा तब रिकॉग्नाइज होगा। रिवेन्यू एलोकेटेड टू द एडिशनल वारंटी of 3,920 will be recognized when the warranty period has taken place। इसीलिए हमने इसको सेपरेट करा था, क्योंकि वारंटी वाला जो आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। अब वापस से थ्योरी पढ़ते हैं। The transaction price should be allocated to the performance obligation in accordance with their standalone selling price। ठीक है, अब वारंटी दो टाइप की होती है, एक स्टैंडर्ड वारंटी और एडिशनल वारंटी। स्टैंडर्ड वारंटी वो होती है जिसका जिसका कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है।
स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। इसको हम IS 37 चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट। बट ये जो एडिशनल वारंटी है उसकी एक स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होता है, वो एक एडिशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। It is additional performance to the entity after the standard warranty expires, hence recognized as a separate performance obligation and has a separate standalone selling price. It is recognized when the warranty period has taken place. Principal versus एजेंट। अब कभी कभार हमारे पास एक ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जिसमें हमें ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। इसके लिए रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमेजोन से आप कुछ भी परचेज करते हैं तो अमेजोन इज अ मीडियम जिससे आप परचेज करते हैं। जो बायर है वो आपको सप्लाई करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमेजोन का सिर्फ क्या वर्क होता है, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, आपको जो भी वो गुड्स है वो सप्लाई करना और जो पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना। तो यहाँ पर वो क्या है, एक एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री है उसका रिस्क उसके पास नहीं है। जो इन्वेंट्री का जो भी आप खरीद रहे हो उसका प्राइस को सेट करना, उसको डिसाइड करना कि किस प्राइस पे सेल होगा, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है। वो किसके पास है? सप्लायर के पास। वो है आपका प्रिंसिपल। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गुड कार्ड कंपनी, यहाँ पे अमेजोन की जगह मैंने क्या लिया, गुड कार्ड कंपनी ऑपरेट्स अ वेबसाइट। एक वेबसाइट है दैट enables कस्टमर टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ सप्लायर। द सप्लायर सेट द प्राइस। प्राइस कौन सेट करता है? सप्लायर। दैट इज टू बी चार्ज एंड डिलीवर डायरेक्टली टू द कस्टमर। Good card facilitate payments by the customer and the entity is entitled to commission of 4% of the sale price. Good card company has no further obligation to the customer after arranging for the product to be supplied to the customer. Is good card a principal or an agent? वो पूछ रहे good card principal है या agent है। तो सबसे पहला पॉइंट, द सप्लायर इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग अ कस्टमर ऑर्डर रेदर देन गुड कार्ड। सप्लायर की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने की, गुड कार्ड कंपनी की नहीं है। गुड कार्ड कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंटरी रिस्क एट एनी टाइम। गुड कार्ड डज नॉट एस्टैब्लिश प्राइजेस। So here we can conclude that good card is acting as an agent and should recognize revenue equal to the amount received as commission. वो सिर्फ क्या revenue recognize करेगा? जो उसे commission में मिलेगा, that is 4% of sale price. तो अब क्या इंडिकेटर्स हो गए हमारे पास प्रिंसिपल के। इंडिकेटर दैट एन एंटिटी इज अ प्रिंसिपल, उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? द एंटिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। द एंटिटी हैज इन्वेंट्री रिस्क बिफोर कंट्रोल ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द customer. The entity has discretion in establishing the prices for the specified goods and services. जो एंटिटी है उसी के पास प्राइस एस्टैब्लिश करने का अथॉरिटी है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस के एग्जाम में। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट तीन तरह के होते हैं। एक में एंटिटी ने जो सेल करा है उसे वो रीपर्चेज करेगा कस्टमर से, ऐसा उसका ऑब्लिगेशन होता है, उसको करना ही होता है। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है ना करने की, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है उसके पास चॉइस है, जो कॉल ऑप्शन, उसके पास चॉइस है कि वो रीपर्चेज करे या ना करे, ठीक है। और तो थर्ड एंटिटी को परचेज करे एसेट, इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। इसके लिए पहले एग्जांपल से देखते हैं तब आपको। तो पहले हम कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल करते हैं। जेड कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर बी कंपनी फॉर द सेल ऑफ अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2007 फॉर 1 million. The contract includes the call option that gives Z company the right to repurchase the machine on or before 31st December 2007. तो क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2007 को जेड कंपनी ने बी कंपनी को 1 million में कुछ मशीन सेल करी, विद द ऑप्शन कि वो 1 जनवरी 2007 से ऑप्शन, उसके पास चॉइस है कितने पीरियड से कितने पीरियड तक, 1 जनवरी के बाद वो लैप्स हो जाएगा, बस इस टाइम पीरियड तक के लिए उसके पास कॉल ऑप्शन है। अब इसमें एक और चीज देखने वाली है कि उसने सेल करा था 1 million का,
बट अगर वो रीपरचेज करेगा तो 1.1 मिलियन, मतलब 0.1 मिलियन उसने ज्यादा देना होगा उसको, 0.1 ज्यादा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। आप एक तरह से किसी को सेल कर रहे हो और जब उससे आप रीपरचेज कर रहे हो तो आप ज्यादा पैसे देके कर रहे हो, इसका मतलब आपने उतने टाइम पीरियड का उसको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा, बी कंपनी डज नॉट रिसीव, पहली बात तो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक बी कंपनी के पास कोई कंट्रोल ही नहीं गया, बिकॉज इस टाइम पीरियड में जेड कंपनी कभी भी उससे रीपरचेज कर सकती है। तो हम कहेंगे बी कंपनी डज नॉट रिसीव कंट्रोल ऑफ एसेट फ्रॉम 1 जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2007 एज जेड कंपनी कैन रीपरचेज द मशीन एट एनी टाइम। तो क्या करेगा जेड कंपनी, एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मशीन को अपने पास बुक्स में मशीन को शो करेगा। क्यों, क्योंकि अभी कंट्रोल पास नहीं हुआ बी कंपनी के पास। Since the control has not been passed, Z company will continue to recognize the asset in its books from period 1 January to 31 December. Here repurchase price is 1.1 is more than original selling price. So this is a financing arrangement. Therefore, the Z company will recognize the cash received as a financial liability. Financial liability क्यों, उसको 1 million मिला है, वो क्यों करेगा, बिकॉज अगर वो उसको रीपरचेज करता है तो वो उसको दोबारा से पे कर देगा ना उसको, बी कंपनी को। तो और वैसे भी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है 1 मिलियन का, बिकॉज अभी एसेट को उसने डी रिकॉग्नाइज नहीं करा बुक्स में, बिकॉज उसके पास कॉल ऑप्शन है अभी रीपरचेज का। तो इस टाइम पीरियड के लिए वो उसको 1 मिलियन जो से रिसीव हुआ है उसको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है कि वो उसको हो सकता है वो उसे वापस दे। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई। मगर ये जो डिफरेंस है रीपरचेज प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में, इसको एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेगा अपनी बुक्स में। अगर वो 31 दिसंबर 2007 तक रीपरचेज ऑप्शन को यूज नहीं करता तो वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, इट द ऑप्शन लैप्सेस अनएक्सरसाइज। और अब क्या है, बी कंपनी नाउ ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ एसेट। अब बी कंपनी के पास एसेट का कंट्रोल चला जाएगा। जेड कंपनी विल नाउ डी रिकॉग्नाइज द एसेट एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 1.1। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट से गलती होती है कि रेवेन्यू 1.1 मिलियन क्यों करेगा, 1 मिलियन जो उसने फाइनेंशियल लायबिलिटी शो कर दी थी उसका कर देगा ना, दिखाया था उसका इफेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो और जब आपका पुट ऑप्शन ये पता चले कि मार्केट के लिए बोलेगा, प्राइस क्या है 7, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी की सेल हुई थी जिसमें कि $9 लाख आपका, और the same question as above includes instead a put option that obliges Z company to repurchase the machine at B request। अगर B उसको request करता है तो उसे repurchase करना होगा 9 लाख, ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर। अब इस बीच मार्केट वैल्यू एट विच टाइम द मार्केट वैल्यू ऑफ सेम मशीन कितनी चली गई, मशीन की वैल्यू 7,50,000 है मार्केट में। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मार्केट में उसको सेल करता है तो सेल प्राइस क्या है 7,50,000, बट जो कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑप्शन को यूज करेगा that exceed the market price of 7,50,000, so the B company has a significant economic incentive to exercise the put option।
प्राइस, वो क्या था 1 मिलियन। प्राइस इज लेस देन फॉर एज देन ऑपरेट है 9 लाख, और आपका ओरिजिनल जो कि प्राइस कम है, तो हम उसको एज एन IFRS 16 लीज कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेटिंग लीज 1 लाख आपका जो डिफरेंस है एज एन ऑपरेटिंग लीज शो करेंगे। तो अगर कम हो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से रीपरचेज प्राइस, तो हम उसे IFRS 16 में एज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, और अगर ज्यादा हो तो हम उसे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड अ कॉल ऑप्शन, द कस्टमर डज नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एसेट इवन इफ द कस्टमर हैज द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। कस्टमर के पास गुड्स चले गए थे दोनों केस में, फॉरवर्ड में भी और कॉल ऑप्शन में भी, बट हमने ये मान के चले थे कि कंट्रोल पास नहीं हुआ। ठीक है, in case of forward and a call option contract, the entity can account for the contract in two scenarios। दो सिनेरियोज है, या तो रीपरचेज प्राइस कम होगा ओरिजिनल प्राइस से, या रीपरचेज प्राइस ओरिजिनल प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। इफ द रीपरचेज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, then the contract is accounted as a lease contract in accordance with IFRS 16। Equal or above the selling price, then this is a finance arrangement, both the asset and the corresponding liability। In case of put option, it must consider whether or not the customer will exercise the option। कस्टमर कब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, जब मार्केट प्राइस कम होगी रीपरचेज प्राइस से। देख लो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव हो उसका, significant economic incentive to exercise the put option if the repurchase price exceeds the market value at the repurchase date। तभी तो वो बोलेगा ना कस्टमर उसको, सेलर को, कि आप इसको रीपरचेज कर लो। That the control does not pass to the customer since it will exercise put option। ना अब इसमें भी वही दो सिनेरियोज हैं कि अगर रीपरचेज प्राइस लेस, तो हम उसे एग्रीमेंट को कैसे करेंगे, लीज इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 16। और अगर रीपरचेज प्राइस ज्यादा होगा तो हम उसे कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। अब अपने पास एक और तरह का कॉन्ट्रैक्ट आता है अंडर IFRS असाइनमेंट अरेंजमेंट। कस्टमर डीलर डज नॉट टाइम एट दैट पॉइंट, नो revenue is required upon delivery। Indicator of consignment arrangement, the product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the product is sold on or a specified period expires। The entity can require the return of the product or transfer it to another party। The customer dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product। इसके लिए भी एक बार एग्जाम्पल करते हैं, तब थ्योरी। रिटेलर है ज्वेलरी का, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द आइटम, जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट ज्यादातर जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो एक दूसरी कंपनी है, डेको डायमंड कंपनी, उसके थ्रू बना हुआ सारा स्टॉक उसके पास है ज्यादातर, ठीक है। बट उसने उसके लिए कुछ भी उसे पे नहीं करा है, और जैसे जैसे सेल होगा वो उसे वैसे वैसे पे कर देगा, जिसके लिए उसने कुछ सिक्योरिटी भी दी हुई है, बट पूरे स्टॉक के लिए उसने पे नहीं करा हुआ है, एक पार्ट ऑफ अमाउंट दी हुई है एज अ सिक्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने कुछ पे नहीं करा। और एक और चीज है इसमें कि वो
कभी आफ्टर 9 मंथ जो भी उसने स्टॉक डेको कंपनी का स्टॉक पे रखा हुआ है, उसको वो भी अनसोल्ड रह जाएगा, उसको वो 9 मंथ बाद ज्वेलरी वापस कर देगा। इसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो भी किसके कंट्रोल में, डेको डायमंड कंपनी के। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज द सेलिंग प्राइस, उसका जो प्राइस है वो भी डेको डायमंड कंपनी के पास चेंज कर सकता है सेलिंग प्राइस, सिर्फ जेमस्टोन कंपनी के पास रखी प्राइस पीरियड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ तक जो भी ज्वेलरी बिकेगी नहीं वो उसको डेको डायमंड कंपनी को वापस टू द ज्वेलरी पासिस फ्रॉम डोको कंपनी टू द कस्टमर। अच्छा, अब यहाँ इस सेल हुई तब जो लीगल टाइटल है ज्वेलरी का वो डोको कंपनी से कस्टमर को पास हुई या पहले डोको को पास होता है डायरेक्ट, मतलब जेमस्टोन, ठीक है, से इन्वेंट्री फाइनली जेमस्टोन कंपनी से पास होता है, तो इन दैट दो सिनेरियोस याद रखना, कस्टमर को पास कंपनी डोको कंपनी इन ऑर्डर टू होल्ड, अब कुछ तो अमाउंट वो एज अ डिपॉजिट इज डिडक्ट पेबल टू डोको कंपनी। अब जो लीगल टाइटल है वो तो पास हुआ नहीं इन्वेंटर जेमस्टोन कंपनी को, तो जैसे जैसे वो सेल करेगा वैसे वैसे डोको कंपनी उसको उसका जो पार्ट ऑफ अमाउंट जो उसका मार्जिन है वो जेमस्टोन कंपनी को देता जाएगा। उसमें जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी हुई है उसको कम करता जाएगा। कस्टमर जेमस्टोन कंपनी इंक्लूड द आइटम, इसको दिखाएगा अपनी बुक्स में। डेको कंपनी रिटेन when they are with the gemstone company, जब जेमस्टोन कंपनी के पास आइटम्स है ज्वेलरी के, तो लीगल टाइटल कौन रिटेन कर रहा है, डेको कंपनी। एंड व्हेन दे आर सोल्ड टू द लिटिल टू द टाइटल पासिस स्ट्रेट टू द कस्टमर फ्रॉम डेको, जब सेल हो रही है तो जो टाइटल है ज्वेलरी का वो डायरेक्टली किसे पास हो रहा है, डेको कंपनी से कस्टमर को। दिस दिस मीन्स दैट जेमस्टोन कंपनी नेवर हैव लीगल टाइटल ऑफ द ज्वेलरी, इसका मतलब जेमस्टोन कंपनी के पास कभी लीगल टाइटल ज्वेलरी का थ्रू आउट कभी पास ही नहीं हुआ। Deco company retains the ability to change the selling price of the jewelry and is also exposed to risk of item not sold, as unsold item must be returned after 9 months. Thus, we can say the risk and reward of the ownership of the jewelry lie with the Deco company and not with the gemstone company. जो risk and reward है ज्वेलरी के ओनरशिप का वो सब डेको कंपनी का है। डेको कंपनी डिसाइड कर रही है कि प्राइस से सेलिंग प्राइस को, और जो रिस्क है आइटम का सोल्ड अनसोल्ड आइटम का वो भी किसका है, डेको कंपनी का। जेमस्टोन कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन, उसका कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है टू पे द ज्वेलरी। The arrangement therefore appears to be consignment arrangement and the control of the jewelry remains with the deco company. As such, the jewelry should not be included in the inventories balance of the gemstone. अब थ्योरी रीड करते हैं।
दो सिनेरियोज हैं. अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर कंसाइनमेंट अरेंजमेंट व्हेन द कंट्रोल has been transferred to the dealer and when the control of inventory has not been transferred to the dealer. अभी हमने जो एग्जांपल करा उसमें इन्वेंट्री डीलर को ट्रांसफर नहीं हुई थी. ऐसे में हम बुक्स में क्या करेंगे, द इन्वेंट्री शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डीलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एनी डिपॉजिट शुड बी इंक्लूडेड अंडर अदर रिसीवेबल. जो जो आपका जो डीलर है वो अपनी बुक्स में रिसीवेबल में शो करेगा जो भी अमाउंट उसको सेलर से लेनी होगी. बट यहाँ पर डिफरेंट है. अब इन्वेंट्री वो क्या अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहा है. द इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज इन डीलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टुगेदर विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी टू द मैन्युफैक्चर. लाइबिलिटी क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, अब उसने बुक्स में इन्वेंट्री को एज एन एसेट शो कर दिया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट उसको मैन्युफैक्चरर को पे भी तो करनी होगी ना. आपने इन्वेंट्री ले ली उससे अपनी बुक्स में तो आपको उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी. एनी डिपॉजिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी. अब जो भी आपने डिपॉजिट कर रखा है वहां पर दे रखा है मैन्युफैक्चरर को उतनी अमाउंट लाइबिलिटी से डिडक्ट कर देना. एंड एनी अगर कुछ एक्सेस पे कर रखा है तो अगर कुछ एक्सेस पे करा हुआ है तो हम उसको एज अ ट्रेड पेबल दिखाएंगे. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स. Under a bill and hold arrangement, goods are sold but remain in the possession of the seller for a specified period, perhaps because the customer lacks storage facility. अब इसमें क्या होता है कि जो गुड्स है वो सोल्ड हो चुके हैं, कंट्रोल पास हो चुका है कस्टमर पे, बट जो इन्वेंट्री है वो अभी भी सेलर के पास है. क्यों, क्योंकि आप ऐसा कस्टमर ने उसको रिक्वेस्ट करा है कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको अपने पास ही रखे एज ए स्टोरेज. मे बी बिकॉज उसके पास इतनी जगह नहीं है आगे उसे स्टोर करने के लिए. इसके लिए भी हम एग्जांपल देखते हैं पहले, आपको इजीली समझ आ जाएगा. जेड कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर ऑन 1st January 2008 फॉर सेल ऑफ अ मशीन एंड स्पेयर पार्ट. It takes 2 years to manufacture these, and on 31st December 2009, the customer pays for both the machine and the spare part, but only take possession of the machine. 31st December को कस्टमर ने पे कर दिया मशीन और स्पेयर पार्ट्स दोनों के लिए जेड कंपनी को, बट उसने पोजेशन सिर्फ मशीन की ली और रिक्वेस्ट करा कि स्पेयर पार्ट्स को अपने पास ही रखो कुछ टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ था 1st January को, बट जो एक्चुअल में उस क्योंकि तब वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे मशीन एंड स्पेयर पार्ट, तो 2 साल बाद जब वो मैन्युफैक्चर हो गए 31st December 2009 को, तब हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो कस्टमर के पास ट्रांसफर हो गया, दोनों का, मशीन का भी स्पेयर पार्ट का भी. बट स्टिल एट कस्टमर रिक्वेस्ट जो जेड कंपनी है उसके पास उसका सिर्फ स्टोरेज की अथॉरिटी है. ठीक है, वो उसको फर्दर सेल नहीं कर सकता जेड कंपनी, बिकॉज अब क्या है, कंट्रोल पास हो चुका है कस्टमर. The machine and the spare parts are both performance obligation and are satisfied on 31st December 2009 as before they were not manufactured. In case of the spare part, the customer has paid for them, has legal title to them, requested the Z company for storage and can remove from. वो कभी भी उससे वापस भी तो ले सकता है ना, तो कंट्रोल तो पास हो ही गया ना कस्टमर के पास, तो सिर्फ कस्टोडियल सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से जेड कंपनी. द कस्टोडियल सर्विस इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. यहाँ पर ये भी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही होगी, जेड उसको एक एक्स्ट्रा सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका सामान को स्टोर करना. ठीक है, that is satisfied over time, so the revenue will be recognized over the period during the spare parts are stored. सिर्फ स्टोरेज का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, स्टोरेज पार्ट का, क्योंकि जो कस्टमर है वो कुछ अमाउंट उसको पे कर रहा है यहाँ पर जेड कंपनी को फॉर स्टोरेज फैसिलिटी. तो ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सिर्फ इसका रेवेन्यू कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी. इसे बोलते हैं बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट. Under a bill and hold arrangement, goods are sold but remain in the possession of the seller for a specific period or lacks storage facilities. In such arrangement, we need to determine the control
control of the product. In case where the control has been passed to the customer, but the would be providing custodial service. इंडिकेशन क्या है? द एंटिटी कैनॉट हैव द एबिलिटी टू यूज, जो कस्टमर को वो बेच चुका है अब उसको वापस किसी और को नहीं प्रोडक्ट ट्रांसफर कर सकता. द प्रोडक्ट मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर. अब इस एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट भले ही 1 जनवरी को हुआ था, बट हमने कब उसको माना कि ट्रांसफर हो गया कंट्रोल 31 को, जब वो रेडी है, मैन्युफैक्चर्ड है पूरा. ठीक है. The product must be ready for physical transfer to the customer. The reason for bill and hold must be substantive, that is requested by, separately identified as the belonging to the customer. अब है आपके पास सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न. ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें क्या होता है, आपने सेल कर दिया बट जो कस्टमर है उसके पास सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक राइट है कि वो उसे रिटर्न कर सकता है. जैसे हम अमेजोन से कुछ मंगाते हैं तो हमारे पास आई थिंक 15 कुछ डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें हम वापस रिटर्न कर सकते हैं. तो इसके इस ऐसे केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अकाउंटिंग होगी. अब इस बीच हम रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे. Where goods are sold with the right of return, an entity should not recognize revenue for goods that it expects to be returned. रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, क्योंकि अभी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो वापस आ जाएगा. इट कैन कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिटर्न यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. अब कुछ एस्टिमेट लगाएंगे हम, जो सेलर है वो कुछ एस्टिमेट लगाएगा कि इतना परसेंट उसको वापस आ सकता है. जो भी पास्ट ट्रेंड है, कितना उसको कुछ तो आइडिया होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल के वापस आने के चांसेस हैं, तो वो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है. दिस विल बी शोन एज अ रिफंड लाइबिलिटी एंड अ डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम सेल. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. On 20th September 2005, Kolia sold 100 identical items to the customer for $2,000 each. The item cost Kolia 1600. इसमें क्या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड $1600. बेचा कितने का, $2000 each to manufacture. The term of sales are such that the customer has the right to return. The term of sale is that कि 3 months तक वापस आ सकता है. After that the customer can no longer return the goods. Collier estimate that 3 month period. कंपनी ने कि 4% तक का प्रोडक्ट उसको वापस आ सकता है. उस हिसाब से उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा. कैसे करा देखो आप, 100 का 4% कितना हुआ, 96. $2000 वन पर यूनिट का रेट था जो उसने सेल करा. 96 इंटू $2000 टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज. एलिमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज्ड विल बी 1,00,000. ठीक है. रिसीवेबल कितना शो करेगा, पूरा, क्योंकि उसको अमाउंट रिसीव 2 लाख माइनस 1,92,000. 1 है रिफंड लाइबिलिटी शोन अंडर अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हो सकता है ना कि 4%, ये जो अमाउंट है आपका $8,000, ये एक्चुअली देखा जाए तो 4% की रीसेल, जो सेल की वैल्यू है 4% की है. ठीक है. अब ये आपको वापस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 4% सेल जो है वापस रिटर्न हो सकती है. तो इसको आप एक लाइबिलिटी की तरह शो करोगे. और करंट लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि 3 मंथ में
आपकी यह टोटल अमाउंट वापस देनी होगी आपको कस्टमर को, ठीक है। आपको 4% वापस भी आ सकते हैं, तो जो वो 4% will be shown as a cost of goods sold, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 96 यूनिट्स आपके सेल हो ही जाएंगे, 4% वापस आ सकते हैं, तो आप सिर्फ 96 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉग्नाइज करोगे, जो 4% है, दैट इज टोटल, और 1,53,600 का जो डिफरेंस है दैट इज $6,400, ये वो 4% ऑफ गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। अभी इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए मान के नहीं चल रहे बिकॉज आपको लगता है कि वो वापस देने पड़ सकते हैं, ठीक है, अमाउंट आपको, वो आपके पास वापस आ जाएंगे गुड्स, ये आपका एक एस्टिमेट है, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, विल बी शोन एज अ राइट ऑफ रिटर्न एसेट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट अंडर करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास फिनिश होती है। होप आपको समझ आया होगा चैप्टर, और अगर आपको इसके आगे नोटिफिकेशंस चाहिए जिसमें हम की पास्ट लाइब्रेरी क्वेश्चंस करेंगे IFRS 15 के, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।